बहुत पुराने समय की बात है। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और चमकती नदियों से घिरे सूर्यगढ़ राज्य में राजा आदित्य देव का शासन था। उसका राज्य सोने जैसा चमकता था, पर उसके दिल में हमेशा एक सवाल जलता रहता था। क्या मेरी प्रजा सच में खुश है या दरबार मुझे झूठ दिखा रहा है? हर दिन मंत्री उसकी तारीफों के पुल बांधते, हर दिन दरबार में खुशहाली की बातें होती, लेकिन राजा के दिल को ये सब अधूरा लगता। सच्चाई महल की दीवारों के अंदर नहीं मिलती, सच्चाई तो सड़कों पर मिलती है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, राजा ने चुपचाप अपने शाही वस्त्र उतारे, साधारण कपड़े पहने और चेहरे पर धूल मल ली। अब वो राजा नहीं, एक साधारण यात्री था। बिना पहरेदारों को बताए वो महल के पिछले दरवाजे से निकल गया। उसे नहीं पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। महल से दूर जाते ही राजा एक घने जंगल में पहुंचा। रात गहरी थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। कौन है वहां? एक बूढ़ा साधु पेड़ों के पीछे से निकला। राजा, वेश बदल लेने से सच नहीं छिपता। राजा चौंक गया। उसने तो किसी को अपनी पहचान नहीं बताई थी। आप मुझे पहचानते हैं? मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं। ये सफर आसान नहीं होगा। तुम जो खोज रहे हो वो तुम्हें दर्द देगा। साधु ये कहकर अंधेरे में गायब हो गया। राजा के शरीर में सिहरन दौड़ गई, पर वो रुका नहीं। सुबह होते होते राजा एक गांव पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल कांप उठा। सूखी जमीन, टूटे घर और भूखे बच्चे। एक औरत अपने बीमार बेटे को गोद में लिए रो रही थी। हमने कर तो भर दिया, फिर भी हमारे पास खाने को कुछ नहीं। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब मेरे राज्य में हो रहा है और मुझे पता भी नहीं। उसकी आंखों में अपराध बोध भर गया। अगर मैं सच नहीं जान पाया तो मैं राजा कहलाने के लायक नहीं हूँ। लेकिन राजा नहीं जानता था कि इस गांव की बर्बादी के पीछे सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि एक भयानक साजिश छिपी है। एक ऐसी साजिश जो पूरे राज्य को अंधेरे में डुबो सकती थी। और इसी सच्चाई की खोज में उसका असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। गांव की उस औरत की आंखों में जो दर्द था, वो राजा आदित्य देव के दिल में चुभ गया। वो सिर्फ एक भूखा गांव नहीं था, वो उसके शासन की असली तस्वीर थी। राजा ने दिन भर गांव में रहकर सब कुछ देखा। सूखे कुएं, खाली अनाज के भंडार और कर वसूलने आए सैनिकों की बेरहमी। उसे समझ आ गया, कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। बाबा, तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? राज्य तो समृद्ध है, फिर ये भूख क्यों? समृद्ध? बेटा, समृद्ध तो महल है। हम तो बस कर देने वाली मशीन बन गए हैं। हर महीने कर बढ़ता है और बदले में मिलता है डर। राजा का गला सूख गया। उसने कभी कर बढ़ाने का आदेश नहीं दिया था। फिर ये आदेश कौन दे रहा था? कर वसूली का आदेश किसने दिया? मंत्री भैरव सिंह ने। वही असली मालिक है अब। राजा तो बस नाम का है। ये सुनकर राजा के भीतर आग जल उठी। भैरव से, उसका सबसे भरोसेमंद मंत्री। राजा आदित्य देव ने जब गांव वालों की हालत देखी तो उसे समझ आ गया, समस्या सिर्फ भूख की नहीं है, समस्या सत्ता के गलत हाथों में जाने की है। उसने पूरे दिन गांव में रहकर हर घर की कहानी सुनी। हर कहानी में एक ही नाम था, मंत्री भैरव सिंह। रात को राजा ने सुना, सैनिक कर वसूली के नाम पर लोगों को धमका रहे हैं, लेकिन इस बार राजा चुप नहीं रहना चाहता था। कानून कहता है कि सूखे में कर आधा किया जाता है, दोगुना कैसे हो गया? ये मंत्री भैरव सिंह का नया आदेश है। राजा का दिल टूट गया।
जिसे उसने अपना सबसे वफादार समझा, वही जनता का दुश्मन बन चुका था। राजा ने उसी रात फैसला किया, अब वो सीधे महल लौटेगा, लेकिन राजा बनकर नहीं, सच्चाई का गवाह बनकर। उसे सबूत चाहिए थे और सबूत लेकर ही वो वार करेगा। सैनिक से बात खत्म होते ही गांव में भारी सन्नाटा छा गया। राजा अब भी भेष में था। सैनिक जा चुके थे, लेकिन उनके शब्द हवा में तैर रहे थे। गांव वाले धीरे धीरे उसके पास जमा होने लगे। अजनबी, तुमने सुना ना सब? हम हर साल कर देते हैं, हर साल वादे सुनते हैं और हर साल हमारे हिस्से में बस सूखा, कर्ज और डर आता है। कहते हैं राजा न्याय प्रिय है, पर न्याय हम तक क्यों नहीं पहुंचता? अगर तुम्हारी आवाज सच में राजा तक नहीं पहुंची तो दोष तुम्हारा नहीं, पर बताओ, क्या कभी किसी ने सीधे महल जाकर बात करने की कोशिश की? किसी गरीब की औकात है महल तक जाने की? सैनिक रास्ते में रोक लेते हैं, कहते हैं आदेश ऊपर से हैं। हम तो बस यही जानते हैं कि हमारे नाम पर फैसले होते हैं, पर हमसे पूछता कोई नहीं। राजा के मुट्ठियां बंद गई। उसने चारों ओर देखा, टूटी दीवारें, सूखे कुएं, खाली खलिहान। अब उसे साफ समझ आ रहा था, समस्या अफवाह नहीं थी, सच्चाई थी। अगर राजा को सच्चाई पता ही न हो तो क्या उसे दोषी माना जाए, या उन लोगों को जिन्होंने सच उस तक पहुंचने नहीं दिया? हमें राजनीति नहीं समझ आती, हमें बस इतना पता है कि पेट भूखा है। अगर राजा सच में हमारा है तो उसे खुद आकर देखना चाहिए। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने आसमान की ओर देखा, जैसे खुद से कोई वादा कर रहा हो। ठीक है, मान लो अगर राजा खुद तुम्हारे बीच आए, तुम्हारे खेतों में चले, तुम्हारी बात सुने, तो क्या तुम सच बोलोगे? डरोगे नहीं? सच बोलने से डर नहीं लगता, सच बोलने के बाद जो होता है उससे लगता है। ये शब्द तीर की तरह राजा के दिल में उतरे। अब फैसला हो चुका था, वह यहीं से सीधे महल नहीं जाएगा। पहले वह आसपास के और गांव देखेगा। सच की जड़ तक पहुंचे बिना वापस लौटना बेकार होगा। आज से मैं सिर्फ नाम का राजा नहीं रहूंगा, मैं देखूंगा, सुनूंगा, समझूंगा और फिर लौटकर जवाब दूंगा। दूत की घोषणा के बाद राजा समझ गया, अब गांव में रुकना सही नहीं। उसने उसी रात अंधेरे का सहारा लेकर गांव के पीछे वाले कच्चे रास्ते से निकलना तय किया। न घोड़ा, न कोई सैनिक, सिर्फ वह और उसका संकल्प। पूरी रात वह चलता रहा, जंगल के रास्ते, नदी किनारे, पहाड़ी पगडंडियों से गुजरते हुए। सुबह की पहली किरण के साथ महल की ऊंची दीवारें दूर दिखाई दी। मुख्य द्वार से जाने का मतलब था सवाल, इसलिए वह पुराने गुप्त रास्ते से अंदर पहुंचा। वही रास्ता जो बचपन में उसने अपने पिता से सीखा था। महल वैसा ही था, पर अब उसे सब कुछ अलग लग रहा था। अपने कक्ष में पहुंचकर उसने भेष उतारा, साधारण कपड़े जमीन पर रखे और शाही वस्त्र पहने। मन ही मन सोचने लगा, मैं गया था सच्चाई ढूंढने, अब सच्चाई मेरे सामने खड़ी होगी और इस बार मैं आंखें बंद नहीं करूंगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। महाराज, मंत्री भैरव से मिलने की अनुमति चाहते हैं। दरवाजा धीरे से खुला। मंत्री भैरव सिंह अंदर आया। उसकी चाल हमेशा की तरह स्थिर थी, पर आंखें आज ज्यादा चौकन्नी थी। कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, राजा और उसका सबसे शक्तिशाली मंत्री। महाराज, आप बिना सूचना बाहर चले गए थे। पूरा महल चिंतित था। राज्य के कई निर्णय आपके हस्ताक्षर के इंतजार में रुके हैं। निर्णय रुक गए या योजनाएं? महाराज, राज्य चलाना शतरंज का खेल है। हर मोहरे को उसकी जगह पर रखना पड़ता है। अगर राजा अचानक बोर्ड से गायब हो जाए तो खेल बिगड़ सकता है। और अगर कोई मंत्री खेल अपने हिसाब से खेलने लगे? अगर आप सीधे प्रश्न करना चाहते हैं तो कीजिए महाराज। इशारों में बात करना आपके पद को शोभा नहीं देता। ठीक है, मैं सीधा पूछता हूँ, गांवों में 2 गुना कर किस आदेश से लगाया गया? क्यों सैनिकों को निर्देश दिया गया कि विरोध करने वालों को सजा दी जाए? और क्यों मेरे नाम से ऐसे फरमान निकले
जिन पर मैंने हस्ताक्षर ही नहीं किए? महाराज, आपने मुझे अधिकार दिए थे। आपने कहा था राज्य की भलाई के लिए जो उचित समझूं करूं। मैंने वही किया। सूखा पड़ा, खजाना कम हुआ, सीमाओं पर खतरा बढ़ा। अगर मैंने कठोर कदम न उठाए होते तो आज महल की ये दीवारें भी सुरक्षित न होती। मैंने अधिकार दिए थे, अन्याय नहीं। मैं गांव गया था, मैंने बच्चों को भूखा देखा, मैंने खेत उजड़े देखे, मैंने लोगों को कहते सुना, राजा तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती। बताओ, वो आवाज किसने रोकी? अगर आप जनता के शब्दों पर शासन करेंगे तो हर भीड़ खुद को न्याय समझेगी। राजा को लोकप्रिय नहीं, शक्तिशाली होना चाहिए। कभी कभी डर जरूरी होता है। डर राज को नहीं, विद्रोह को जन्म देता है। मैंने भरोसा किया था तुम पर, लेकिन अगर मेरे नाम से लोगों को दबाया गया है तो अब हिसाब होगा। दोनों आमने सामने खड़े थे, सिर्फ शब्द नहीं, सत्ता टकरा रही थी। महाराज, अगर आपने मुझे कटघरे में खड़ा किया तो कई और नाम सामने आएंगे और हो सकता है आपको भी जवाब देना पड़े। तो होगा। सच से भागने का समय खत्म हुआ। कल सुबह से खजाने और आदेशों की खुली जांच होगी, और जो दोषी होगा, चाहे वो मंत्री हो या खुद राजा, सजा से नहीं बचेगा। भैरव सिंह ने राजा को गहराई से देखा, फिर हल्का झुककर बाहर चला गया। राजा अकेला खड़ा था, पर इस बार वह कमजोर नहीं था। युद्ध शुरू हो चुका था और अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं था। अगली सुबह महल का वातावरण बदला हुआ था। आंगनों में फुसफुसाहट थी। लेखाकारों को अचानक बुलाया गया था। खजाने के कक्ष खोले जा रहे थे। राजा ने आज सिंहासन पर बैठने के बजाय खजाने के कक्ष में स्वयं उपस्थित रहने का निर्णय लिया। यह प्रतीक था, अब शासन दूर से नहीं होगा। आज कोई पद बड़ा नहीं है, कोई नाम भारी नहीं है। जो लिखा है वही बोला जाएगा, और जो छुपाया गया है वो सामने आएगा। लेखाकार कांपते हाथों से बही खाते खोलते हैं। महाराज, यहाँ दर्ज है कि पिछले 6 महीनों में कर 2 गुना हुआ, लेकिन खजाने में उसकी पूरी राशि नहीं पहुंची। लेखाकार चुप। महाराज, आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि निर्णय मेरे थे। ठीक, तो उत्तर भी तुम्हारा होगा। अतिरिक्त धन कहाँ है? सीमाओं की सुरक्षा में लगाया गया, गुप्त सैन्य तैयारियों में, दुश्मन राज्य पर नजर रखने में। हर बात दरबार में नहीं बताई जाती। सीमाएं सुरक्षित हैं। सेनापति से मैं स्वयं मिल चुका हूँ। उन्हें किसी अतिरिक्त धन की जानकारी नहीं। भैरव सिंह की आंखों में पहली बार स्पष्ट असहजता। राजा ने सैनिकों को संकेत दिया। एक संदूक लाया गया, सील बंद। महाराज, ये संदूक मंत्री के निजी कक्ष से मिला है। संदूक खोला गया। उसमें सोने की मुहरें थी और कुछ फरमान, जिन पर राजा की मुहर थी, पर हस्ताक्षर नहीं। तो ये है वो राज्य सुरक्षा? महाराज, राजनीति सीधी रेखा नहीं होती। कभी कभी सत्ता बचाने के लिए कठोर रास्ते चुनने पड़ते हैं। अगर मैं न होता तो राज्य टूट चुका होता। राज्य किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता, और जो व्यक्ति खुद को राज्य से बड़ा समझने लगे वो राज्य के लिए खतरा बन जाता है। मंत्री भैरव सिंह को राजद्रोह और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में गृह नजरबंद किया जाए। अंतिम निर्णय खुले दरबार में जनता के सामने होगा। मंत्री भैरव सिंह को गृह नजरबंद कारागार में डाल दिया जाता है। कुछ दिनों बाद महल के सामने विशाल प्रांगण में खुला दरबार लगाया गया। इस बार दरवाजे बंद नहीं थे। गांवों से लोग आए थे, किसान, स्त्रियां, सैनिक, व्यापारी, सब। राजा ने सिंहासन पर बैठने के बजाय प्रांगण के बीच खड़े होकर सभा शुरू की। आज मैं राजा के रूप में नहीं, एक उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में आपके सामने खड़ा हूं। मेरे राज्य में अन्याय हुआ, मेरे नाम से कर बढ़ाए गए, मेरे विश्वास का दुरुपयोग हुआ, पर सबसे बड़ी भूल मेरी थी। मैंने दूर बैठकर शासन किया। सभा में सन्नाटा। आज मंत्री भैरव सिंह पर आरोप सिद्ध हुए हैं। खजाने का दुरुपयोग, झूठे फरमान और जनता पर अन्याय। पर फैसला मैं अकेला नहीं करूंगा। राज्य सिर्फ मेरा नहीं, आप सबका है। भैरव सिंह को सामने लाया गया। मैंने जो किया राज्य की शक्ति के लिए किया।
अगर कठोरता अपराध है तो मैं दोषी हूँ, पर इतिहास गवाह रहेगा, मैंने कमजोरी नहीं चुनी। सभा में अलग अलग प्रतिक्रियाएं। शक्ति वो नहीं जो डर पैदा करे, शक्ति वो है जो न्याय दे। हमने कर दिया क्योंकि भरोसा था, अगर भरोसा टूटेगा तो राज्य भी टूटेगा। राजा ने सबकी बातें सुनी, किसी को रोका नहीं। पहली बार जनता बोल रही थी और कोई चुप नहीं करा रहा था। कुछ देर बाद राजा आगे बढ़ा। भैरव सिंह, तुम्हारी बुद्धि तेज थी पर दिशा गलत। राज्य को अनुशासन चाहिए पर अन्याय नहीं। तुम्हें मंत्री पद से हटाया जाता है, तुम्हारी संपत्ति राज्य में वापस ली जाएगी और तुम्हें कारावास नहीं, राज्य सेवा के श्रम में लगाया जाएगा, ताकि तुम जान सको शासन का अर्थ आदेश देना नहीं, सेवा करना है। सभा में हलचल, फिर धीरे धीरे सहमति की आवाजें। आज से हर 3 महीने में खुला दरबार लगेगा। कर का निर्णय अकेला मंत्री नहीं करेगा और कोई भी आदेश बिना मेरी लिखित स्वीकृति के लागू नहीं होगा। अगर मैं फिर दूर हुआ तो मुझे याद दिलाना कि मैं भी इंसान हूं और गलती कर सकता हूं। सभा में पहली बार तालियां गूंजी। उस दिन के बाद राज्य बदल गया। कर कम हुए, खजाना पारदर्शी हुआ और राजा कभी भेष बदल कर नहीं गया, क्योंकि अब उसे छुपकर सच देखने की जरूरत नहीं थी। सच उसके सामने बोलता था। राजा आदित्य देव ने सीखा, सत्ता की सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं, विश्वास होता है। शासन हो या जीवन, विश्वास टूटे तो ताकत बेकार है। नेता वही सच्चा है जो गलती स्वीकार करे और सुधार करे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखकर बताइए, क्या आप ऐसे राजा को सही मानते हैं? अगर आप चाहते हैं ऐसी और लंबी और दमदार कहानियां तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमें अगली कहानी और भी शानदार बनाने की ताकत देता है।